हेलो डियर बैंकर्स, आज के सेशन में हम JAIIB के पेपर नंबर 2 के मॉड्यूल डी से रिलेटेड मैकमिलन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। हेलो, माय नेम इज CM में दिशा दुआ और चलते हैं PPB की तैयारी करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। मॉड्यूल डी में हम यूनिट 51 से लेके यूनिट 55 तक आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपकी आज की मिनी मैराथन फॉर मॉड्यूल डी में। अभी हम यूनिट 51 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके मैकमिलन में दिए हुए हैं। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बिजनेस एथिक्स मॉडिफाइज पीपल्स बिहेवियर, objectives of ethics is managing values and conflict resolution. Business ethics and corporate social responsibilities are same and ethics cannot be managed. तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। This is not correct. ethics को मैनेज किया जा सकता है क्या? बिजनेस एथिक्स और CSR तो एक लीगल एंगल आ गया, जो कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को फॉलो करना पड़ता है अगर उनका कोई पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर हो जाता है। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, ये भी सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक इज मैनेजिंग बिजनेस वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दिस सीम्स करेक्ट। लेट्स ऑल्सो सी ए, बिजनेस एथिक्स मॉडिफाइज पीपल बिहेवियर, दिस ऑल्सो इज नॉट द राइट आंसर, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, जहां हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है एथिक्स का, मैनेज करना वैल्यूज को और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी। Let's see question number 2 on your screen. Which of the following is not a principle of ethics? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? टोटल अपन के पास 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 में से 4 हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इनमें से भी हमें बताना है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। फेयरनेस प्रिंसिपल है, डिग्निटी प्रिंसिपल है, गुडविल प्रिंसिपल है। इसको हम क्योंकि ऑप्शन पूछ रहा है नॉट, तो हमें ऑलरेडी पता है डी सही आंसर है, बट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। रिमेनिंग कॉन्शियस फॉर प्रॉफिट्स एट ऑल कॉस्ट, क्या ये है? ये एक प्रिंसिपल है? नहीं। कंसर्न फॉर अदर्स, कंसर्न फॉर अदर्स को मॉडिफाई करके ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये एक प्रिंसिपल नहीं है। 3 और कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पर्सनली सब लोगों का रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको बताना है बैलेंस कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट डैश 2009, 2010, 2005, 2011 in India protects people who provide information about wrongdoing, मतलब ये घर का भेदी लंका ढाए वाला है ना। अंदर का बंदा जब बता देता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, विसिल ब्लो कर देता है। कौन सा एक्ट है? विच एक्ट इज इट? इट इज एक्ट 2011. 2011 is a date that we need to remember. It's a year that we need to remember in context to whistle blowing. Okay, let's go to question number 4. Which one of the following is not included in a standard banking code of conduct? स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है, रिलायबिलिटी होता है, न्यूट्रलिटी भी होता है, क्या नहीं होता है? इज ए, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, इट इज नॉट अ कोड फॉर स्टैंडर्ड बैंकिंग कंडक्ट। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बिजनेस एथिक्स इज हेल्पफुल इन, कहाँ? डीलिंग विद डिलेमा, मतलब कौन क्या सही है क्या गलत है उसमें हेल्प करता है बिजनेस एथिक्स। गार्ड्स रेप्यूटेशन, आपकी रेपुटेशन का कुछ सिक्योर करता है अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे होते हैं। हेल्प्स इन अवॉइडिंग फ्यूचर रिस्क और ऑल ऑफ द अबव।
दो ऑप्शंसों में सही दिख रहे हैं, चाहे हम बहुत श्योर नहीं भी एसी वाले के बारे में, बट विद द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव कमिंग, हमें तीनों ही ऐसे ही आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए अपना एग्जाम क्लियर करना है, अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को देखना है। यस, आंसर विल बी इन सभी में हेल्प करता है, चाहे वो डिलेमा से डील करना हो, चाहे वो रेपुटेशन को गार्ड करना हो, या फ्यूचर रिस्क से बचाना हो। अगर कोई चीज़ चल रही है जहाँ पर लेट्स से कोविड टाइम में मास्क आ गए थे, ठीक है ना, तो अगर बिजनेस एथिक्स उसको फॉलो कर पा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, बिजनेस इसके बारे में कंसर्न हो पा रहा है, फेयरनेस के साथ इसके साथ डील कर रहा है, तो क्या ये बिजनेस एथिक्स में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इट इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव ऑन द स्क्रीन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही आ जाए जैसे मैकमिलन में दिया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर होगी, क्वेश्चन आप कैसा भी कर लेंगे, है ना। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम। The US-based natural gas and electricity company Enron, by financial year 2000 with revenue of $100 billion, became the 21st largest Fortune 500 company, 74th largest Fortune 500 company, 9th largest Fortune 500 company, या 7th largest Fortune 500 company. What is the right answer, guys? जो एनरॉन है 2000 में इन्होंने $100 बिलियन का रेवेन्यू कर लिया था। ये यूएस बेस्ड कंपनी है और ये 7th लार्जेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी बन गई थी 2000 में। यस, 7th लार्जेस्ट इज द राइट आंसर। एंड विद दिस हमने यूनिट 51 में जो भी मैकमिलन में आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे वो कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं यूनिट 52 की, और जहाँ पर है एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल हम डील करेंगे। यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यूनिट 52। सेकेंड यूनिट कर रहे हैं मॉड्यूल डी की। मैनेजिंग बाय वैल्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन has few basic elements which include identifying core values, communicating those core values, and aligning values and practices, या फिर all of the above। जब हम वैल्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड होने चाहिए? कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है, उन्हें अलाइन भी करना है अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज गोइंग टू बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ वैल्यूज? वैल्यूज का फीचर कौन सा है? ठीक है, वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपीटेंस एंड मोरालिटी। वैल्यूज आर वेरी लार्ज इन नंबर। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। वैल्यूज आर रिलेटिवली टेम्पररी। अच्छा, आज है कल नहीं है। एंड वैल्यूज एंड वनरेबल टू चेंज। नो नो नो, अब हम इस सिचुएशन में तो ऐसे करेंगे नहीं, फिर हम ऐसे हो जाएंगे, तो फिर हम हिपोक्रेट हो जाएंगे। ये बिजनेस एथिक्स कैसे फॉलो हो रहा है? आंसर इज गोइंग टू बी ए, दैट इज वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड मोरालिटी। कैसे आप compete करोगे, कैसे moral grounds पे अपने stand होगे। Yes, let's go to question number 3 on the screen. The golden rule says, very important question yet again, क्या बोल रहा है? golden rule क्या बोलता है? Don't react to others. No. Do as you want others to do to you. जैसे आप चाहते हो लोग आपके साथ behave करें, ऐसे ही आप लोगों के साथ behave करो। Do as you wish to behave, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने नहीं किया। No, this cannot happen, this is not the rule। इसलिए none of the above भी नहीं है, क्योंकि B is the right answer। जैसे आप चाहते हो लोग आपके साथ behave करें, वैसे ही आपको लोगों के साथ behave करना है। Yes, question number 3, answer is B। Let's go to question number 4 of unit 52. Corporate culture is explained as, कॉर्पोरेट कल्चर को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स एंड नॉर्म्स, वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, या टारगेटिंग बिगर मार्केट शेयर। दिस इज नॉट कॉर्पोरेट कल्चर। ऐसे आपने सुना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तो बेहतरीन है,
उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तो बहुत टॉक्सिक है। तो जब हम ये बोल रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कि उनके वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स और नॉर्म्स कैसे हैं। आंसर इज ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। लेट्स गो टू एथिकल डिलेमा occurs when there is a, फिफ्थ क्वेश्चन है, एथिकल डिलेमा कब होता है? when there is a clash between two rights, ये भी सही है और ये भी सही है, मैं कौन सा चूज करूँ? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ राइट एंड लेस राइट, ये ज़्यादा सही है, ये कम सही है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? डिसएग्रीमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, एथिकल डिलेमा होता क्या है? एथिकल डिलेमा होता है मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है एथिक्स क्या होता है। जब कोई चीज़ सही है, सच सही है, तो उसका साथ देंगे, है ना। झूठ गलत है तो उसका साथ नहीं देंगे। तो ये तो एकदम क्लियर है, इसमें हम फंसते नहीं हैं। बट हम कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ हम डिलेमा में आ जाते हैं? जब ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं चल पा रही है तो उसको वाइंड अप करना ही सही है, बट उस वाइंडिंग अप से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, उनकी सैलरीज नहीं आ पाएंगी। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लेते हैं, तो दोनों ही सही है। उन दोनों में से जब कुछ चूज करना होता है उसे बोलते हैं एथिकल डिलेमा। इसलिए आंसर हो जाएगा ए, क्लैश बिटवीन टू राइट्स। yes, let's go to question, the next question number 6. Integrity is the core value which makes an individual complete, individual partial, इंडिविजुअल एक्सटेंसिव, या कुछ भी नहीं। इंटीग्रिटी क्या है? जो आप वादा कर रहे हो वो आप निभा रहे हो, यू आर इंटीग्रल एज अ पर्सन। द आंसर इज ए, ये इंटीग्रिटी आपको कंप्लीट बनाता है दोस्तों। yes, it makes you complete. I hope we are all aligned. यूनिट 52 से 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब चल रहे हैं यूनिट 53 की ओर, जहां हम एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉयज़ के एंगल से समझेंगे। ये भी हम आपके मैकमिलन से जितने भी क्वेश्चन बन रखे हैं चैप्टर के एंड में, यूनिट 53 के एंड में, वो कवर कर रहे हैं। आइए यूनिट 53 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? एम्प्लॉयज मेकिंग यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है जो एज एन एम्प्लॉय मुझे पता है, वो मैं जाके बता रही हूँ या यूज़ कर रही हूँ, क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग है? हाँ, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। पासिंग ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, मैंने खुद तो नहीं यूज़ करी बट अपने दोस्तों को बता दिया कि भैया ऐसे कर लेते हैं, आप शेयर्स खरीद लो क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है, चंद्रयान 3 आने वाला है, सूर्य पे जाने वाले हैं। हाँ, व्हाट इज दिस इज ऑल्सो इज करेक्ट, दिस ऑल्सो इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक, बिना बैंक को बताए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पता है आप चल दिए हैं, ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो ये सारे ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और इस पे आपको भयंकर पेनल्टीज देनी पड़ती हैं अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग में गिल्टी पाए जाते हैं। यस, so let's go to question number 2 now from unit 53. 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट फ्रॉम मॉड्यूल डी का सेकंड क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स एन एम्प्लॉय बीइंग डिनाइड अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब आप किसी इंसान को जॉब नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, किस बेसिस पे? रेस और रिलीजन के बेसिस पे। क्या ये जॉब डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ जी। कास्ट के बेसिस पे। क्या ये जॉब डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ जी। सेक्स या जेंडर के बेस पे। क्या ये जॉब डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ जी। इसलिए आंसर वंस अगेन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। जॉब डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। Yes, let's go to question number 3, unit 53. Bank employees are expected not to accept bribes while, कब रिश्वत नहीं ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते ना जब आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट अप्रेजल्स या लोन डिसबर्समेंट्स हो, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी ऑफ लोन्स हो, मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब साइड से हमारा टेंडर निकलवा दो, मार्केटिंग वाली बात कर रहे हैं। मॉनिटर और रिकवरी ऑफ लोन्स, अरे हम साइड से कर लेते हैं ना, बैंक को छोड़ो। यस, क्रेडिट अप्रेजल्स एंड लोन डिसबर्समेंट,
कुछ थोड़ा सा और कर दो ना, मेरे में कोई 50 लाख ही मिल रहे हैं, मुझे 60 चाहिए, थोड़ा सा चाय पानी ले लो। नो नो नो, ऑल ऑफ दीज वंस अगेन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में ब्राइब नहीं लेंगे। ब्राइब पे बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इस यूनिट 53 में बात हुई हुई है। ये कंटेंट आप अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की अगेन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 3 क्वेश्चन है यूनिट 54 से। अभी हमने यूनिट 53 किया, यूनिट 54 भी करेंगे दोस्तों। ओके, पहले यूनिट 54 करेंगे, फिर चलेंगे यूनिट 55 की ओर। ठीक है जी, 1 मिनट मुझे आप दीजिए। यस, दिस इज यूनिट 54 ओनली। यहाँ पर हेडिंग गलत दी हुई है। ओके, let me still confirm. एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। यस, वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस, ये यूनिट 54 है। यूनिट 55 है बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स। तो हम उसको नीचे ले आते हैं, उन स्लाइड्स को नीचे ले आते हैं और यूनिट 55 को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से हम मूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मूव कर लेंगे। अभी हम यूनिट 54 पढ़ते हैं। देखिए क्या है यूनिट 54। यूनिट 54 है वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यूनिट 54। इफ अ बैंकर स्ट्राइव्स टुवर्ड्स ensuring sustainable development, which of the following hierarchies of bigger than self can be attributed? bigger than self के बारे में बहुत सारी बात हो रखी है हमारे कंटेंट में, पूरी हायरार्की समझाई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट सिंस हम आज के सेशन में सिर्फ मैकमिलन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख रहे हैं, तो ये रहे आपका क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ कम्युनिटी आती है, रिलीजन आता है, सोसाइटी एट लार्ज आता है, या ग्लोबल कॉजेज आते हैं? जब मैं बिगर देन सेल्फ हायरार्की कवर कर रही हूँ, जैसे ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं दोस्तों, this is how you go. Global cause will be the right answer. Beyond national boundary are issues of global purview. जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाते हो, इंडिया आप ग्लोबल परव्यू मतलब जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उसके बारे में चल जाते हो। चाहे वो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग हो इंटरनेशनल लेवल पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल एथिक्स दोनों चाहिए, इसलिए ग्लोबल कॉज विल बी द राइट आंसर। Okay, this would require individuals and organization to use existing laws and rules already put in place. सब लोग फॉलो करेंगे तभी कुछ सही हो पाएगा। Yes, for instance, polluting industries or industries using outdated technology, इन लोग को लोन नहीं देना चाहिए by the bank. Sustainable development की ओर हम देख रहे हैं जब हम global causes का एंगल कवर कर रहे हैं। Okay, I hope question 1 from unit 54 is all clear. Let's go to question number 2. An acceptable ethical behavior involves an employee's general set of beliefs, values, and behavior that he or she shapes up for regular day-to-day activities, methods of services, dealing with. आप किसके साथ डील कर रहे हो? सुपीरियर ऑफिसर्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। मतलब जब आप बिजनेस काम कर रहे हो तो क्या एक्सेप्टेबल है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, वो राइट बिजनेस एथिक्स में आएगा। जैसे अब आप अपने सुपीरियर्स के साथ जैसे डील करते हो या बोर्ड मेंबर्स के साथ डील करते हो, तो ऑब्वियसली कर्टेशियस ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपका जॉब है उनके हाथ में। ऑल कैटेगरीज ऑफ द कस्टमर्स एंड टू अदर को एम्प्लॉइज, कस्टमर्स के साथ भी एम्प्लॉइज के साथ भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में।
है ना, कस्टमर्स के साथ भी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ। तो विच इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर? मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जहां आप रोज़मर्रा में जैसे आप काम कर रहे हो वो आपके वैल्यूज़ बिहेव पोर्ट्रे करता है जैसे आप सबके साथ बिहेव करते हो। द आंसर विल बी बी, ऑल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स एंड टू अदर को एम्प्लॉयज ऑफ द own organization. Okay, let's go to question number 3. Of the following, which one is not a remedy for unethical behavior? Unethical behavior का कौन इनमें से उपचार नहीं है? Developing ethical manual, nip unethical behavior in the bud, means are not appreciated, or annual performance appraisal. The answer is this. अप्रेजल, जो एनुअल अप्रेजल है, ये आपका पैरामीटर नहीं है, रेमेडी नहीं है एक्चुअली अनएथिकल बिहेवियर की। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट अमाउंट टू कंडक्टिंग पर्सनल वर्क ड्यूरिंग बिजनेस आवर? इनमें से कौन सा पर्सनल वर्क नहीं है, हमको बताना है। सर्चिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। मुझे लहंगा लेना है, मैं सब्यसाची का लूँ कि मनीष मल्होत्रा का लूँ? ये मैं ऑफिस आज में कर रही हूँ भैया, ये तो पर्सनल वर्क है। सर्चिंग कंटेंट एंड कंपेयरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स टू हेल्प द सुपीरियर टू डिलीवर अ स्पीच इन बैंक्स मीटिंग। बैंक का ही काम कर रहे हो ना, क्या ये पर्सनल वर्क है? नहीं, ये पर्सनल वर्क नहीं है। गाइडिंग एम्प्लॉयज ऑफ स्मॉल बिजनेसेस ओन्ड बाय एम्प्लॉयज, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जिनके अपने अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, उनको आप गाइड कर रहे हो, दिस ऑल्सो इज अ पर्सनल वर्क। कंप्लीटिंग द स्कूल असाइनमेंट ऑफ किड्स, ऑफ कोर्स दिस ऑल्सो इज अ पर्सनल वर्क। तो पर्सनल वर्क क्या नहीं है? बी इज नॉट द पर्सनल वर्क एंड हेंस विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके जी, चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ से मॉड्यूल 54 से, फिर मॉड्यूल 55 चलेंगे। विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड आरबीआई हैज बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ SFIO, Serious Fraud Investigation Office, CAG, Comptroller and Auditor General of India, CVC, Central Vigilance Commission, या CIC, Chief Information Commissioner, with effect from April 21, 2004. It's a good question, fact based question है, जो आपसे एक्सपेक्ट करता है इंस्टीट्यूट कि आपको पता हो, है ना। तो यहाँ पर आता है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरबीआई ने के परव्यू में ये विसल ब्लोअर पॉलिसी आ गई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ। कब? 2021 के अंदर, नहीं 21 अप्रैल 2004 के अंदर। करेक्टिंग द डेट April 21, 2004. Okay, I hope we are done with good questions, all the questions from Macmillan from unit 54 as well. अब हम चलते हैं यूनिट 55 के पास। यूनिट 55 ये रहा आपका, बैंकिंग एथिक्स, चेंजिंग डायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलने वाला है इस यूनिट से। 100% हो सकता है मैकमिलन से आए, मतलब जो क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे हैं वो आए, या फिर विद इन द कंटेंट आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन। आइए देखते हैं यूनिट 55 का क्वेश्चन नंबर 1। Banking operations in recent years are becoming increasingly customer focused, customer के ऊपर focus है, and in a way getting attuned to the ever growing, क्योंकि हम customer के बारे में बात कर रहे हैं, ever growing regulatory perspective, legal framework, ever growing IT challenges, एवर ग्रोइंग कस्टमर्स इनकम, या एवर ग्रोइंग कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि हम तो कस्टमर फोकस्ड हो गए हैं ना। आंसर हो जाएगा डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, द आंसर इज डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Information technology has broadly been used under two different avenues in banking. दो different एवेन्यूज़ यूज़ में हो रहा है आईटी सेक्टर। आईटी जो है अपन का बेहतरीन तरीके से यूज़, एक तो कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी है, और दूसरा कौन सा है? डिजिटल राइट मैनेजमेंट है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है,
या डेटा लीक प्रिवेंशन है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है जैसे मैकमिलन में दिया हुआ है, या हो सकता है मॉडिफाइड तरीके से आ जाए। जब आईटी के बारे में बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में बीपीआर और कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में 2 एवेन्यूज कवर हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। दिस इज यूनिट 55 क्वेश्चन 2। ओके, यूनिट 55 क्वेश्चन 3 देखते हैं। RBI's Committee on Mechanization in the Banking Industry in 1984 and Computerization in Banks in 1988 were headed by, कौन हेड कर रहा था ये दोनों कमिटीज? श्री YH मेलांगम, डॉक्टर C रंगराजन, श्री WS सराफ और श्री M नरसिम्हम। कौन हेड करा था 1984 और 1988 वाली कमिटीज? इट इज डॉक्टर C रंगराजन। द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज बी। बोले तो डॉक्टर C रंगराजन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आईपीआर। आईपीआर इन जनरल एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैकमिलन में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलाउज इट्स क्रिएटर और इनोवेटर टू यूज द आईपी, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपने अपने दिमाग से बनाई है, इंटेलिजेंस से बनाई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसी कारण हो गई है, फॉर हिज और हर बेनिफिट एंड अलाउज गवर्नमेंट ऑल्सो टू यूज सच वर्क, काम आपका सरकार यूज कर लेगी। प्रोहिबिट्स एनी थर्ड पार्टी टू यूज सच वर्क, कोई और यूज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन लिए। एनीवन एल्स ओनली फॉर नॉन प्रोहिबिटेड यूज। डाइल्यूट्स क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन बिजनेस स्पेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आईपी आ गया है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना चुके हैं, तो इससे आपकी डाइल्यूट कैसे होगा बिजनेस में, इन जनरल इंडस्ट्री में आपका स्पेस कैसे, कॉन्फिडेंस ऐसे कैसे कम होगा? ये तो गलत ही है। आंसर इज बी, जहां पर कोई भी जना, बी इट एनीबडी, नोबडी कैन यूज द प्रॉपर्टी विदाउट योर acknowledgement. This is IPR. Okay, this is IPR and with this we are done my dear bankers. आज का सेशन और मॉड्यूल डी दोनों खत्म होता है। हमने यूनिट 51, 52, 53, 54, 55 करे हैं। ऐसे ही मॉड्यूल सी, बी और ए भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। अभी लेते हैं आपसे अलविदा। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग। मैकमिलन एकदम शॉर्ट होने वाला है आपका अगर अपन ऐसी क्लासेस अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, अभी लेते हैं आपसे अलविदा। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।